हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कश्यप इसके लिए साइंस पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर अमर उजाला के जो पेपर है उसमें जो प्रकाशित हुआ था वो खंड ख लेकर आए हैं, रसायन विज्ञान वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम और थोड़ा बेहतर हो जाए तो जितना है उतने में काम चलाते हैं। प्रश्न हम देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित अपक्रिया संपादित होती है किस वजह से। हम यहाँ पे अपक्रिया देखते हैं। AgBr यहाँ पे सॉलिड में दिया है, चेंज इनटू 2Ag प्लस Br2 यहाँ पे G दिया गया है। ये सॉलिड है, ये गैस है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अगर ध्यान से देखें और समझे तो जाने पता चलता है कि ये एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है, यानी विघटन अपक्रिया, यानी अलग होने वाली अपक्रिया है, यानी तलाक हो जा रहा है दो लोगों का। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। AgBr यहाँ पे Ag यानी सिल्वर, Br यानी कि ब्रोमीन, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमीन हम कह सकते हैं। सिल्वर ब्रोमीन जो है यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो ये घटना किस वजह से, यानी ये वियोजन किस प्रकार का है। तो भैया वियोजन तीन प्रकार के होते हैं। एक उसमें वियोजन होता है, एक प्रकाश वियोजन होता है, एक विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत वाला वियोजन यानी कि अपघटन होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये किस प्रकार का वियोजन है। तो भैया AgBr ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजित हो रहा है। मतलब अब आप कहोगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमीन जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है या फिर अलग होता है या फिर अपघटित होता है। तो पहला वाला विकल्प का जो है वो पहला वाला विकल्प सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन हो रहा है वो सही है। दूसरे वाले प्रश्न में चलते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में कहा गया है, ख वाले प्रश्न में किसी विलयन X में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड यानी कि होता है OH माइनस, इस आयन की जो सांद्रता दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 × 10⁻⁻, यहाँ पे -13 है कि 12 है, डोंट नो, हम यहाँ पे 12 मान लेते हैं। में अब यहाँ पे देखिए मोल प्रति लीटर दिया गया, मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब बात यह है कि यहाँ पे 12 या 13 हम सही से प्रिंट नहीं हुआ है, बस इतनी सिंपल सी बात है। जो भी रहेगा हम पूरी डिटेल आपको समझा रहे हैं। आपको पीएच मान, अब यहाँ पे बिलियन का पीएच मान हमसे पूछ रहा है, ये हम बड़े आराम से बता देंगे। देखिए भैया, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की आपको सांद्रता दी जाए 1 × 10⁻³ 3 4 5 6 7 या फिर कुछ भी मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो ये जो गिनती होती है, यही गिनती 8 7 6 5 कुछ भी दी गई हो, यही हमारा इसका pH वैल्यू होती है, ठीक है, pH वैल्यू होती है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है यानी कि -12 दी गई है। तो यहाँ पे POH वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। इससे जब निकालेंगे ये जो 12 दी गई है वो POH वैल्यू है। अब हम यहाँ पे pH वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो pH और POH वैल्यू का जो योगफल होता है वो 14 होता है। अब अगर यहाँ पे इसका जो POH की वैल्यू मिल गई है वो 12 मिल गई है, तो हम जानते हैं कि H + OH, ठीक है, इनके बराबर हो रहा है 14। तो 14 में से 12 को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। pH मान क्या हो जाएगा, ये C वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस में जो दिया गया वैल्यू वो तो कभी सही होने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो वैल्यू होती है pH की वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में घूमती रहती है, आपकी माइनस में जा ही नहीं सकती है। तो ये +2 आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। प्रश्न में हमको दिया गया है, ग वाला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहे हैं परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का आवर्त में क्रमशः समूह तथा आवर्त ज्ञात कीजिए। समूह तथा आवर्त यहाँ पे हमको बताना है। कैसे करना है, बहुत आसान सा तरीका। परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है कितना, 2 8 और 1 2 8 10 1 11, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस इतना सा आपको समझना था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप आसानी से इसके समूह और आवर्त को बता सकते हैं। सबसे पहले बात, ये कितने खंडों में बटा है, 3 खंडों में बटा है। तो ये तृतीय आवर्त का तत्व है। क्या है, तृतीय आवर्त का तत्व है। और आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन केवल भरा है। तो ये पहले समूह का, प्रथम समूह का तत्व है। तो पहला तीसरा, मतलब पहला इसमें दिखाई दे, तीसरे
आवर्त का है तो तृतीय आवर्त यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, और ये पहले समूह का है। पहले हम समूह देखेंगे फिर आवर्त देखेंगे। तो तृतीय आवर्त का पहले समूह का, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? बी वाला विकल्प सही हो गया, जहाँ पे पहले समूह और आपका दिया गया है तृतीय आवर्त। इसी के आधार पर पूरे जो भी आपको तत्व दिए जाएंगे, परमाणु क्रमांक दी जाएगी, और उनको अगर आपसे समूह और आवर्त पूछे तो आप ऐसे ही बताएंगे। अगला जो प्रश्न हम देख पाते हैं वहाँ पे हमको छठवें का क्या दिखाई दे रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ये दोनों अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। आइए चलिए देखते हैं छठवें का क्या। ये पहली अभिक्रिया है, Na यानी सोडियम O2 के साथ जुड़ जाती है, Na2O बना ले रही है। अब यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है कि कभी भी हम यहाँ पे नीचे संख्याओं को नहीं बढ़ाते, हमेशा इधर इधर आगे ही बढ़ा सकते हैं। तो Na2 यहाँ पे देख सकते हैं 2 सोडियम है, तो हम अगर सोडियम को पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 Na लगा देते हैं तो पूरा हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब हमारे पास सोडियम क्या होगा? 2 नहीं है 4 हो गया, तो ये हमने यहाँ पे गलती की थी। यहाँ पे 2 ना लगा करके अगर हम 4 लगाते हैं तो परफेक्ट होता है। और इतना सिंपल सा काम है, हमको पहले ऑक्सीजन चेक कर लेना चाहिए था। हमको यहाँ पे सोडियम को लगाने की क्या जल्दी थी पहले? तो हमको पहले ऑक्सीजन को चेक करना था। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नहीं था अभी, यहाँ पे 2 था, तो 2 ऑक्सीजन पहले पूरा करना था, 2 लगा दिया, तो जिससे ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन सोडियम के साथ 2 दूनी है 4 हो गया, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, तथा कि सोडियम भी 4 हो गया। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म। उसका दूसरा वाला पार्ट दिया गया है यहाँ पे KClO3, यहाँ पे डेल्टा बना गया। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, जब गर्म करना है तो KCl + O2 निकल रहा है, O2 के साथ में तीर बनाया गया है, यानी कि ये गैस बन के ऊपर उड़ जा रहा है। तो पूरा करना है तो KCl तो पूरा दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो 6 हमको बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 दूनी है 6 हो गया, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 3 6 हो गया। अब यही बात होगी कि KCl बढ़ गया है, तो KCl को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, काम खत्म हो गया भाई। ठीक, तो हमने पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे समझा कि ऑक्सीजन को पहले हमको कंप्लीट कर लेना चाहिए था, फिर KCl में हमने बढ़ाकर काम खत्म कर लिया। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न हम देखते हैं वो छठवें का खा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कहा गया है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, और इन यौगिकों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन हैं। हालांकि ऊपर लिख लेना चाहिए, 1 2 3 4 ठो कार्बन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, ब्यूट में ट्रिपल बॉन्ड जब है तो ब्यूटाइन, तो ये कंप्लीट हो गया ब्यूटाइन। तो आपने देख लिया ये ब्यूटाइन बन गया। ये दूसरा वाला हिस्सा देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं, तो मेथ एथ प्रोप हो गया। प्रोप, अब यहाँ पे CHO जुड़ा है, तो ये एल्डिहाइड हो गया है। तब क्या हो जाएगा? तब इसमें अल जुड़ जाएगा, ठीक है, एथ। तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप हो गया, तो प्रोप को लिख लेते हैं, प्रोपेन हो गया, प्रोपेनल। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो प्रोपेन बनना चाहिए था, प्रोपेनल, यहाँ पे प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं, और अब जो देखते हैं वो छठे के ग वाला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि धावन सोडा यानी धोने वाला जो सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। यहाँ पे हमने लिख कर रखा है, देखिए धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे देखेंगे सोडियम, ठीक है, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन पानी जुड़े होते हैं, H2O जुड़े होते हैं, 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ये हो गया धावन सोडे का अणुसूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो अणुभार होता है वो हो जाता है 286, ठीक है, ये इसका अणुभार भी है। तो इन बातों को ख़त्म करते हैं, अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, इसमें सातवां प्रश्न दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं गालक किसे कहते हैं? किसी एक गालक की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसी एक गालक की क्रिया को भी दर्शाना है। तो भैया यहाँ पे हम देखते हैं गालक क्या है? धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय
अशुद्धियों से संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये होता है गालक, जो अशुद्धियों को साफ करने के काम में आता है। ठीक है, वो अगलनीय अशुद्धियाँ जो गल नहीं सकती हैं नॉर्मली, उनके साथ घुल करके उनको गला करके हल्का बना करके ऊपर पहुंचा देता है, तो धातुमल के रूप में तैरने लगता है। धातुमल क्या होता है? अधात्री और गालक के साथ बना हुआ गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर पृथक सतह बनाता है। ठीक है, ये धातुमल होता है जिसको साफ करके निकाल लिया जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी चीनी गलाई हो, तो चीनी अगर पानी में डाल के गलाते हो तो ऊपर कुछ गंदगी सी तैरती रहती है, उसको छान के अलग कर लिया जाता है। तो यही होता है धातुमल। अब बात कर लेते हैं गालक कितने प्रकार के। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक में आ जाता है SiO2 जो क्षारीय अधात्री को अलग कर बनाता है, और क्षारीय गालक में है क्षारीय ऑक्साइड जैसे CaO जो अम्लीय अधात्री बनाता है। तो ये होते हैं भाई अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। सो दोस्तों, गालक को लेकर के एक उदाहरण देने के समीकरण देने की बात की गई थी, और वो समीकरण या उदाहरण अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे FeO एक प्रकार की अशुद्धि है जिसमें SiO2 गालक के रूप में प्रयोग किया गया है। SiO2 गालक के रूप में प्रयोग किया है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये मिल जाते हैं, तो FeSiO3 बन जाता है जो धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है। सातवें प्रश्न में ही अथवा वाला हिस्सा दिखाई देता है, जहाँ पे हमें कहा गया है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, तो उत्तर भी लंबा होगा। ध्यान से देखेंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण या फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके मुख्य लक्षण निम्नवत हैं। यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे, इसकी सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। ये सबसे पहला आपका विशेषता होगी। प्रत्येक आवर्त को चाहे वह लघु हो अथवा दीर्घ एक ही रेखा में रखा गया है, परंतु मेंडलीव की सारणी की भांति और उससे प्रथम या द्वितीय उप श्रेणियों में नहीं बांटा गया है। तीसरा जो मुख्य है, प्रत्येक आवर्त के उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार तत्वों के उपवर्गों को क्रमानुसार बांटा गया है। जैसे ये यस उपकोष वाले जो होते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए यस उपकोष वाले हैं। पी उपकोष वाले थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 0 ये पी उपकोष वाले हैं। डी उपकोष वाले थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट और फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे डी उपकोषों को इस प्रकार से बांटा गया है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों के 4 खंडों अथवा ब्लॉकों में स्पष्टता विभाजित किया गया है, इन्हें इस प्रकार SPDF ब्लॉक तत्व कहते हैं। पांचवा है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणियों को अलग रखा गया है तथा इनके स्थानों का मुख्य सारणी में स्थान तारांकित स्टार किया गया है, अर्थात इन श्रेणियों के मुख्य श्रेणियों में इन तारांकित स्थानों पर लिखा जाना चाहिए, परंतु ऐसा करने से सारणी में 32 स्तंभ हो जाते हैं तथा सारणी की लंबाई मुद्रण में असुविधा हो जाती है। छठा जो मुख्य कारण है वो मुख्य विशेषता है, इस सारणी में धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को, संक्रमण तत्वों को तथा अक्रिय तत्वों को स्पष्ट अलग देखा जा सकता है। सो दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे उदाहरण दिए गए, मतलब प्रश्न दिए गए हैं। मेथेन का दहन कराया जाता है, तो जब मेथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, मेथेन CH4 और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ही दहन होता है, तो ऑक्सीजन जोड़ दिया, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो मेथेन का दहन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। अब यहाँ पे चेंज इनटू ऊपर डेल्टा लगा दिया, यानी गर्म करने पर P2O5 नीचे लिख दिया है। अब ये चेंज हो रहा है CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक N
हाइड्रेट प्लस H2O में, तो ये होता है इसमें चेंज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है। तो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH और प्लस Na चेंज इनटू C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये होता है मुख्य रूप से इसमें चेंज। और अगला प्रश्न है सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। दोस्तों सुक्रोज यानी कि शर्करा, शर्करा मतलब चीनी होता है। C6H12O6 शर्करा होती है। जब इसका किण्वन होता है तो एथेनॉल बनता है। C2H5OH इसके 2 अणु बनते हैं और उसके बाद किण्वन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो C6H5OH जो एथेनॉल है ये चेंज हो जाता है सिरके में, यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस H2O बनता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न है, यह है साबुनीकरण अपक्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं और साबुन के शोधन की प्रक्रिया समझाइए। साबुनीकरण को देखते हैं। तेल अथवा वसा जो उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक एसिडों के ग्लिसरॉल के संयोग से बने एस्टर होते हैं, पर क्षार की अभिक्रिया जल अवघटन से साबुन उच्च अणुभार के एवं कार्बोक्सिलिक एसिडों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनने की अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और अब अगर हम इसके इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में हमको दिखाई देता है CH2OOC C15H31। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है सेम टू सेम नीचे भी रहेगा, बट CH2 जो है यहाँ पे CH हो जाएगा, बाकी पूरा कॉपी रहेगा। ये है ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइपेमेटिंग तेल वसा का एक प्रभाज है, ठीक है। अब इसमें 3NaOH अगर मिलाया जाएगा तो चेंज इनटू सोडियम पिमेटेट यानी कि साबुन बन जाएगा। 3C15H31 COONA और साथ में ग्लिसरॉल भी बनेगा CH2OH CHOH CH2OH, ये सेम टू सेम रहते हैं। अच्छे साबुन की विशेषताएं हम देखते हैं। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। दूसरा है यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। तीसरा है इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा है प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। और अब अगर साबुन की शोधन क्रिया को समझे तो साबुन का अणु 2 भागों का बना होता है। साबुन के अणु के एक भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो आयनिक होती है, तथा साबुन का अणु का दूसरा भाग छोटा कार्बोक्सिलिक समूह COO- होता है जो आयनिक होता है। साबुन के अणु को चित्र द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पे आप साबुन का चित्र देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लंबी रेखा तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को निरूपित करती है, जबकि काला गोलीय भाग आयनिक समूह COO- को निरूपित करता है। साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल को प्रतिकर्षित करने वाला होता है या जल विरोधी होता है, परंतु वह धूल तथा चिकनाई जैसे मैल के कार्बनिक कणों को अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए मैले कपड़ों की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कण साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ जाते हैं। साबुन के अणु का आयनिक भाग COO- जल स्नेही होता है, जो जल के अणुओं की ओर आकर्षित होता है और अपने हाइड्रोकार्बन भाग में चिपके धूल तथा चिकनाई के कणों को अपने साथ खींचकर जल में ले जाता है। इस प्रकार मैले कपड़े की सतह पर लगे धूल तथा चिकनाई के सारे कण साबुन के अणुओं के साथ लगकर जल में आ जाते हैं और मैला कपड़ा साफ हो जाता है। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। साबुन के अणुओं से बना हुआ मिसेल पहले चित्र में दिखाई दे रहा है और मैल का कण धूल या चिकनाई मिसेल में जो फंस जाता है वो दूसरे चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो यह मिसेल बनता है। इस मिसेल में साबुन के अणु अरीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग केंद्र की ओर होता है तथा
जल को आकर्षित करने वाला कार्बोक्सिलिक भाग बाहर की ओर रहता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जब साबुन के पानी में धूल या चिकनाई लगा मैला कपड़ा डालते हैं तो मिसेल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले सिरे मैले कपड़े की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कणों के साथ जुड़ जाते हैं तथा अपने बीच फंसा लेते हैं। इसके बाद मिसेल के बाहर वाले आयनिक सिरे जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन वाले सिरों में फंसे मैल के कण कपड़े की सतह से खिंचकर जल में आ जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है।